नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हो गए। सारे के सारे साथी जल्दी से जुड़ जाएं, फटाफट से आ जाएं। कैसे हैं सभी को राम राम नमस्कार है। ठीक है, कैसे हैं आप लोग, फटाफट से आ जाइए, जल्दी से आ जाएं, फटाफट से जुड़ जाएं। कैसे हैं आप लोग भाई। इलेक्शन कमीशन, परिसीमन आयोग, इन पर हमारी चर्चाएं जारी हैं और कोशिश मेरी है कि आज इन्हें समाप्त कर पाएं। अगर बाई चांस कुछ रह जाता है तो कल हम इसे पूरी तरह से खत्म कर ही देंगे। सारे के सारे भाई मेरे उपस्थित हो जाओ जल्दी से। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे लास्ट, मैंने आपको कहां बात बताई थी। सारे भाई आ जाएंगे फटाफट से। कल मैंने जो क्लास एंड की थी, शायद आप लोगों को याद होगा, हमने जो क्लास एंड की थी वो कहां पर की थी, ईवीएम मशीन पर। ईवीएम का उपयोग मैं आपको बता रहा था। सबसे पहले जो ईवीएम का उपयोग हुआ बड़े छोटे स्तर पर 1982 में कि आपकी केरल की एक विधानसभा में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद 1998 में प्रायोगिक तौर पर राजस्थान में हुआ, लेकिन पूर्ण राज्य का चुनाव जो है ईवीएम से वो 1999 में कराया गया। विधानसभा गोवा की थी वो, ठीक है। यहां तक की चर्चा हुई थी। एक बार से बोलिए, उमेश साहू, नितेश, हंसदा जी, अभिषेक यादव, आज थोड़ी देरी हुई बच्चे, कैसे हैं, सुजीता, गुड आफ्टरनून, साक्षी शर्मा जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग सारे भाई, जल्दी से जुड़ जाएं फटाफट से। प्रिया यादव, अंजना भारती, ठीक है। तो अगली छोटी छोटी बातें हैं। अगली एक बात मैंने बोर्ड पर मेंशन की है जिसे हम कहते हैं पार्टी सिस्टम, दलीय व्यवस्था। दलीय व्यवस्था का मतलब आप लोग जानते हो, जैसे भारत में मैं कहूं बहुत सारी पार्टियां हैं भाई, बड़ी पार्टियां जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है और बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आप लोग जानते भी। इसी तरीके से भाई अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की व्यवस्था है। ये जो पार्टी सिस्टम चलता है ये तीन तरह से डिवाइड है, तीन तरह से। एक होता है सिंगल पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी सिस्टम बोले तो एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था। सिंगल पार्टी सिस्टम का मतलब होता है एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था, सिंगल पार्टी सिस्टम, ठीक। एक दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं द्विदलीय व्यवस्था, यानी कि डुअल पार्टी सिस्टम। डुअल पार्टी सिस्टम, द्विदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था। एक होता है मेरे बच्चे जिसे हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो तीन तरह के पार्टी सिस्टम है, सिंगल पार्टी सिस्टम, डुअल पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। जैसे मैं आपसे कहूं एक दलीय व्यवस्था के बारे में अगर बात करूं तो एक दल, दल का मतलब होता है पार्टी, यानी कि एक दल मतलब एक पार्टी होगी सर, केवल एक पार्टी यहां पर दिखाई देगी, केवल एक पार्टी, केवल एक पार्टी होगी, एक दल होगा। केवल एक क्या होगा बच्चे सर, केवल एक दल होगा सर, केवल एक दल होगा मतलब जो सरकार में बैठे हैं लोग केवल वही होंगे। जी हाँ, वही होंगे सर, कोई विपक्ष नहीं होगा सर, विपक्ष होगा ही नहीं, क्योंकि विपक्ष होता है दूसरी पार्टियों से बना हुआ। तो बच्चे यहां कोई विपक्ष नहीं होता, यहां कोई विपक्ष नहीं होता, यहां कोई विपक्ष नहीं होता, कोई विपक्ष नहीं होता, ठीक है। कोई विपक्ष नहीं, यानी कि एक ही पार्टी है, उसी के ही लोग बैठे हुए हैं और दूसरी पार्टी है ही नहीं। जो जीतेगा उसी पार्टी में से आएगा, उसी पार्टी में से आएगा। सर यहां पर तो निरंकुश भी हो सकता है शासन, अगर सरकार जो मन चाहे करेगी बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि उसे कोई रोकने कोई टोकने वाला है ही नहीं, उस पर कोई रोक टोक करने वाला है ही नहीं, वो जो चाहे कर सकती है। लेकिन अच्छा भी हो सकता है कि रोक टोक करने वाला नहीं है और वो बढ़िया नीति बना रही है, कोई रोक टोक करेगा ही नहीं, ठीक है। तो खैर हर चीज के अपने प्रॉफिट है, हर चीज के अपने डिमेरिट्स हैं, लाभ भी हैं हानि भी हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना,
ज्यादा हमें इन पर बात नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल चाइना। ठीक, द्विदलीय व्यवस्था की बात करें, द्विदलीय 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 व्यवस्था का मतलब है जहां जो बड़ी पार्टियां होंगी केवल दो होंगी। ठीक है ना, जहां बड़ी पार्टियां केवल दो होंगी, दो राष्ट्रीय पार्टी होंगी, दो राष्ट्रीय पार्टी। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी पार्टियां नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, छोटी छोटी पार्टियां बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी दो ही रहेंगी, राष्ट्रीय पार्टी दो ही रहेंगी, नेशनल पार्टी दो ही रहेंगी। ठीक, दो ही रहेंगी। इन्हीं दोनों में से ही कोई ना कोई सरकार में आया करेगा, दूसरा विपक्ष बना करेगा। जैसे सर फॉर एग्जांपल यूएसए, यूएसए और साथ में मेरे बच्चे ब्रिटेन, साथ में ब्रिटेन। ठीक है, लेकिन तीसरा जो व्यवस्था है वो है बहुदलीय व्यवस्था, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम। यहां बहुत सारी पार्टी होंगी, बहुत सारी पार्टी, बहुत सारे दल हो सकते हैं, बहुत सारे दल, बहुत सारी पार्टी। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, बहुत सारे दल हो सकते हैं, बांग्लादेश एटसेट्रा। ठीक है ना, तो बहुत सारी पार्टियां हो सकती है। ये वास्तव में डेमोक्रेसी तो यही है, लोकतंत्र तो यही है कि भाई जो जितनी पार्टी बनाना चाहे बना सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है और चुनाव जीतता है, पब्लिक उसे चुनती है, बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत है। तो याद रखना, इसे हम कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो ये दलीय व्यवस्था की बात है। अब बात, एक शब्द आया यहां पर, सर ये जो पार्टियां हैं ये राष्ट्रीय पार्टी बनती कैसे है? अपने भारत में राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए किसी भी पार्टी के पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? मान लो कल को मैंने अपनी नई पार्टी बनाई, नई पार्टी जितेश, जितेश जनता पार्टी, जेजेपी, जितेश जनता पार्टी, है ना, चुनाव चिन्ह भी ले लिया, लेकिन क्या मेरी पार्टी बनते ही राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी? क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। राष्ट्रीय पार्टी बनने के हमारे यहां कुछ नियम हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रीय पार्टी बनने के नियम, भारत में राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बनने के नियम, भारत में राष्ट्रीय पार्टी बनने के नियम। ठीक है भाई, अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए तो उसको कुछ ना कुछ अचीवमेंट तो लेना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कुछ एक ऑप्शन दिए हैं कि आप इनमें से कोई भी काम कर दो तो आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। खुशबू जी, कौन कौन सी क्लास चल रही है मेरे बच्चे? दो क्लास साथ में, कौन कौन सी क्लास चल रही है एक बार बोलेंगे? कौन कौन सी दो क्लास साथ में चल गई है मेरे भाई? खुशबू, कौन कौन सी दो क्लास चल गई है बोलिएगा बच्चा।
ठीक है भाई, भारत में राष्ट्रीय पार्टी बनने के नियम हम देख रहे हैं। ठीक, चलिए, तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए आपके पास मेरे बच्चे? सबसे पहले मेरे साथियों जो नियम है कि या तो लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनावों में, देखिए अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से एक शर्त पूरी करनी होती है। पूरी करनी होती है। निम्न में से एक शर्त पूरी करनी होती है। ठीक है भाई, कौन सी शर्त पूरी करनी होती है सर? कौन सी शर्त? तो देखिए कौन कौन सी शर्तें, और एक पूरी करनी है। कितनी पूरी करनी है आपने? एक शर्त पूरी करनी है सर। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है, सबसे पहला लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनावों में, या राज्य विधानसभा के चुनावों में लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनावों में डाले गए कुल मतों का, मत समझते हो? वोट, डाले गए कुल मत यानी कि वोट, कुल मतों का मिनिमम 6% प्राप्त हो तथा एक राज्य या राज्यों में, तथा किसी राज्य या राज्यों से न्यूनतम 4 सीटें जीते, तथा एक राज्य या राज्यों में न्यूनतम यानी कि मिनिमम 4 सीटें जीते। ये पहली कंडीशन है मेरे बच्चे, 4 सीट जीते। समझ लेना अच्छे से समझ लेना पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। ठीक है शीलू जी, हाँ लगभग 20 मिनट होने को आई हैं। चलिए, मैंने कहा आपसे कि मेरे भाइयों जरा सोच के देखो, अगर लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा के चुनाव, और जितने भी लोगों ने पूरे भारत में वोट डाला है, ठीक है ना, वोट डाला है, उसका कम से कम आपकी पार्टी को कितना मिलना चाहिए? 6%। ठीक है, उसका कम से कम आपकी पार्टी को 6% मिले। अगर मिल गया है तो साथ में किसी एक राज्य या जहां जहां से भी आपकी पार्टी चुनाव में खड़ी हुई थी उन राज्यों में कितनी सीटें जीती हो? सर 4 सीटें जीती हो, 4 सीटें। और ये लोकसभा में नहीं कर पाए हो तो किसमें करके दिखा दो? राज्य विधानसभा। किसमें करके दिखा दो? राज्य विधानसभा। कि राज्य विधानसभा के चुनाव आ गए, मान लो उन चुनावों में जितने भी वोट डाले गए उनका कम से कम 6% आपकी पार्टी को मिला हो, और उस राज्य के अंदर आपको कम से कम कितनी सीटों पे जीत मिली हो? 4 सीटों पे, तभी आप राष्ट्रीय पार्टी बन पाएंगे। ये पहला पॉइंट कह रहा है। बताएं क्लियर है? बताएं क्लियर है? बोलेंगे एक बार। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो लोकसभा के चुनावों में ऐसा करके दिखा दो कि जितने भी वोट डाले उसका 6% आपको मिले, और साथ में
टोटल लोकसभा में आप कम से कम 4 सीटें जीतो, कम से कम 4, चाहे एक ही राज्य में जीत जाओ, चाहे टोटल मिला के अलग अलग राज्यों से जीत जाओ, ठीक। या लोकसभा में नहीं हो पाया तो विधानसभा में करके दिखा दो। विधानसभा में जो भी वोट डले हैं, जैसे यूपी की विधानसभा का चुनाव है, उसमें आपकी पार्टी खड़ी हुई, तो जितने भी वोट डले हैं उसका 6% कम से कम आपकी पार्टी को मिलना चाहिए। नहीं मिल पाया तो बात ही नहीं है, ठीक। और मिल भी गया तो आपको कम से कम उस राज्य की विधानसभा में 4 सीटें जीत के दिखानी होंगी, तभी आपकी पार्टी क्या बन पाएगी, राष्ट्रीय पार्टी बन पाएगी। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो दूसरा ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन है या लगा के दूसरा लिख लेना, या लगा के दूसरा लिख लेना, या लगा के दूसरा ऑप्शन क्या है सर? दूसरा ऑप्शन ये है कि मिनिमम 3 राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें प्राप्त करें। मिनिमम दूसरा ऑप्शन यह है बच्चे कि मिनिमम 3 राज्यों से, कितने राज्यों से? 3 राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीते, 2% सीटें जीते, ठीक है, सीटें जीते। आपने कहा कि यार 6% वोट तो हमें शायद नाम ही मिल पाए, हम इतनी बड़ी पार्टी तो है नहीं कि पूरे भारत में हमें 6% वोट मिल जाए, पूरे लोकसभा के चुनाव के अंदर या पूरे विधानसभा के चुनाव के अंदर इतने वोटर तो नहीं है हमारे पास। कोई दिक्कत नहीं, तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास, 3 राज्यों में आपकी पार्टी जीतनी चाहिए। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में आपकी पार्टी सीटें जीतनी चाहिए। किस चुनाव के अंदर? सर लोकसभा के चुनाव के अंदर। किस चुनाव के अंदर बाबू? सर लोकसभा के चुनाव के अंदर जीतनी चाहिए। और वो भी कितनी सीटें जीतनी चाहिए? सर 2%। 2% का मतलब हुआ अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो 543 का 2% कितना हो जाएगा? सर 543 का 2% 1% हो गया सर 5.5, 100 का भाग दो 5.5, 2% हो गया लगभग 11 सीट। कितनी सीटें भैया? 11 सीटें। और ये 11 सीटें एक राज्य में नहीं, एक राज्य में नहीं, आपको 3 राज्यों में जीतनी है। सर 11 एक में, 11 एक में, 11 एक में नहीं, टोटल 11, टोटल 11। मान लो किसी से आपने 2 जीत ली, किसी से आपने 4 जीत ली, किसी से 3 जीत ली, हो गई 11। अरे कम पड़ गई, 5 जीत ली, हो गई 11। बात सही है। किसी से आपने 1 ही जीती, किसी से आपने 1 ही जीती, किसी से आपने 7 जीती, किसी से आपने 3 जीत ली, हो गई 11। तो कैसे भी करके जीतनी कितने राज्यों में? 3 राज्यों का ऑप्शन है आपके पास, और 3 राज्यों में मिलाकर के आपकी पार्टी कितनी सीटें जीत जाए? 2% सीटें जीत जाए लोकसभा के अंदर, तो आप राष्ट्रीय पार्टी बन पाएंगे, तो आप नेशनल पार्टी बन पाएंगे। बात क्लियर है सर? क्या और कोई भी ऑप्शन है? एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है कि 4 राज्यों में आपकी पार्टी को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता हो, या न्यूनतम मिनिमम 4 राज्यों में, 4 राज्यों में, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। राज्य स्तरीय दल की, राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो, राज्य स्तरीय दल की क्या प्राप्त हो? मान्यता प्राप्त हो। ठीक है भाई, न्यूनतम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की क्या प्राप्त हो? मान्यता प्राप्त हो, मान्यता प्राप्त हो। ठीक है भाई, मान्यता प्राप्त हो। बताओ बात क्लियर हुई? ठीक है, 3 ऑप्शन आपको दिए, 3 में से एक भी शर्त पूरी कर दो, आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। सबसे पहला, या तो लोकसभा या विधानसभा, इन चुनावों में जितने भी वोट डले हैं, अगर आपकी पार्टी 6% ले जाती है, और साथ में किसी एक राज्य या एक से ज्यादा राज्य, लोकसभा के चुनाव तो पूरे भारत में ही होते हैं, ठीक है, या एक से ज्यादा राज्य, विधानसभा के यहां तो एक ही राज्य का ऑप्शन है। ठीक, क्लियर? मैं कितनी सीटें जीत जाए? कम से कम 4%, 6% वोट मिले और 4% सीटें जीत जाओ। पहला ये नहीं कर पा रहे कि सर 6% वोट नहीं मिल पाएंगे, हमारी पार्टी तो छोटी सी है, कोई दिक्कत नहीं। 3 राज्यों में लोकसभा के अंदर 2% सीटें जीत के दिखा दो, टोटल 11। 3 राज्य दिए आपको, 3 राज्यों में चुनाव लड़ लो और 3 राज्यों में ये दिखा दो कि हमारी इन 3 राज्यों में मिलाकर 2% सीटें बन रही है, आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। या
आपको कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी बनने से लाभ क्या है बच्चे? आप राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे तो आपको खुद सोच के देखिए क्या क्या लाभ मिलेगा। भाई पार्टी क्यों बना रहे हो? चुनाव जीतने के लिए तो बना रहे हो। जब आप राष्ट्रीय पार्टी बनोगे तो सामने वाला भी आपसे डरेगा, सामने वाला भी खौफ खाएगा। जब तक आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं है तो सामने वाला क्या सोचेगा? बीजेपी क्या सोचेगी? अरे यार छोटा मोटा है, क्या सीट जीतेगा ये, एक आध सीट जीत जाए यही बहुत है। लेकिन अगर राष्ट्रीय पार्टी बन गए तो बीजेपी और कांग्रेस कहेंगी ये हमारी टक्कर का आदमी है, ये कभी भी सत्ता पलट सकता है, ये सत्ता पलट सकता है, इसे साथ लेके चलो, साथ लेके। ये होता है, छुट्टी मुट्टी को कोई नहीं पूछ रहा, एक आध सीट ले जाएंगे, बीजेपी डर थोड़ी रही है उनसे, डर थोड़ी रही है कि यार एक आध सीट ही तो जीतेगी। लेकिन अगर राष्ट्रीय पार्टी बन गई तो उससे बीजेपी वालों को पता है कि आपकी पार्टी के पास भी जनता का सपोर्ट आ गया, जनता आपको भी पसंद करने लगी है, आप बहुत वोट काटोगे, काफी सीटें जीतोगे, किसी दूसरे को लॉस पहुंचाओगे तगड़ा। क्लियर? तो ये है राष्ट्रीय पार्टी बनने के नियम। पता है, बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है भाई, चलिए अब एक और छोटे छोटे टर्म है मेरे बच्चे। पहले क्या होता था भारत में कि चुनाव लड़ने के लिए पार्टियां चंदा मांगती थी, चंदा, और लोग कैश में चंदा देते थे, कैश में। अब कैश आपको पता है ब्लैक मनी भी हो सकता है, कैश आपको पता है ब्लैक मनी भी, क्योंकि कैश का कोई हिसाब किताब नहीं होता, कैश का कोई हिसाब किताब नहीं होता। तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो अपना जो ब्लैक मनी है वो पार्टियों को दे देते थे, ये लो ये लो, इनसे चुनाव करो, इनसे चुनाव करो, ठीक, इनसे चुनाव करो। तो भैया पता ही नहीं चलता था कि किसके पास ब्लैक मनी का पैसा आ रहा है, किसके पास एक नंबर का आ रहा है। लेकिन 2017-18 से एक चीज आई है, 2017-18 से एक नया टर्म आया है। क्या आया है? 2017-18 2017-18 से आया है इलेक्टोरल बॉन्ड। 2017-18 से आया है इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। 2017-18 से इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, और इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद ये बोला गया, इसके बाद ये बोला गया कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहते हो तो 2000 रुपए से ऊपर कैश में चंदा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, कोई भी पार्टी, कोई भी पार्टी, कोई भी पार्टी 2000 रुपए से ऊपर, 2000 रुपए से ऊपर, 2000 रुपए से ऊपर कैश में, कैश में चंदा नहीं ले सकती। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखना। कितने रुपए से ऊपर कैश में चंदा नहीं ले सकती, कैश में चंदा नहीं ले सकती। ठीक है भाई, कैश में चंदा नहीं ले सकती। इसका मतलब है कि अगर आपको चंदा चाहिए तो जो भी चंदा दे रहा है वो किस में देगा? जो भी चंदा दे रहा है वो किस में देगा? वो सर इलेक्टोरल बॉन्ड में देगा। ठीक, राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को दिया जाने वाला चंदा, राजनीतिक पार्टियों को दिया जाने वाला चंदा, दिया जाने वाला, दिया जाने वाला चंदा। ठीक है भाई, ये राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिलता है ना चुनाव लड़ने के लिए, और चंदा क्या है? ये सपोर्ट होती है एक तरीके से। खुला मैं अगर प्रैक्टिकल बात करूं, ये सपोर्ट है। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरे पे करोड़ों अरबों की संपत्ति है, मुझे पता है कि अगर बीजेपी जीतेगी तो मेरा प्रॉफिट होगा, तो मैं बीजेपी की सपोर्ट करूंगा, बीजेपी को फंडिंग दूंगा, पैसा दूंगा चुनाव लड़ने के लिए। ठीक, तो ऐसे ही बिजनेसमैन अलग अलग पार्टियों से संपर्क में रहते हैं और उन्हें पता होता है कि ये पार्टी आएगी तो हमें इससे प्रॉफिट होगा, ये आएगी तो इससे प्रॉफिट होगा। तो सबके अलग अलग साथी होते हैं। क्लियर? तो अब जो है चंदा जो है वो 2000 रुपए से ऊपर कैश में दिया ही नहीं जा सकता। सर तो किस में दें मेरे बच्चे? इलेक्टोरल बॉन्ड में। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब है, जैसे मान लो किसी को 100 करोड़ का चंदा देना है, किसी को 100 करोड़ का चंदा देना है,
तो 100 करोड़ पहले डिपॉजिट करने होंगे, 100 करोड़ पहले डिपॉजिट होंगे, 100 करोड़ पहले आपके अकाउंट से डिपॉजिट किए जाएंगे। यानी सारा खेल एक नंबर का है। 100 करोड़ पहले आपको डिपॉजिट करने होंगे, कहां पर? एसबीआई में। एसबीआई में, एसबीआई बदले में आपको क्या दे देगा? एसबीआई आपको 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगा। एसबीआई 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड देगा। सर इतना प्रोसेस लंबा क्यों कर दिया है? इतना प्रोसेस लंबा क्यों कर दिया है? बेटा लंबा इसलिए किया है क्योंकि पैसा एक नंबर में जाना चाहिए, पैसा एक नंबर में जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति, जब ए नाम का व्यक्ति 100 करोड़ रुपए चंदा दे रहा होगा किसी पार्टी को, तो वो अपने अकाउंट से क्रेडिट करेगा। किससे क्रेडिट करेगा? अकाउंट से। बैंक उससे ब्यौरा मांग लेगी, बैंक उससे ब्यौरा मांग लेगी, तेरे पास 100 करोड़ रुपए आए कहां से? 100 करोड़ रुपए। ऐसा नहीं है कि आप बैग भर के ले गए, 2-4 बैग भर के ले गए, ये लोग 100 करोड़ रुपए दे दो इलेक्टोरल बॉन्ड, धर लेंगे वहीं पे। कहां से आया? पहले तू यहीं बैठ, तेरे पे 100 करोड़ आए कहां से? तेरे पे 100 करोड़ आए कहां से? तो ये अपने अकाउंट से पे करेगा, 100 करोड़ डिपॉजिट करेगा। कहां पर? कहां डिपॉजिट करेगा? सर एसबीआई में डिपॉजिट करेगा। एसबीआई जब ये पैसे आ जाएंगे 100 करोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़, एसबीआई समझ जाएगा पैसा एक नंबर का है, और उस एक नंबर के पैसे के बदले, उस एक नंबर के पैसे के बदले उतने ही रुपए के क्या दे देगा? उतने ही रुपए के क्या दे देगा? इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगा, जो आप उस पार्टी में जमा कर सकते हो, जो आप उस पार्टी में जमा कर सकते हो। और पार्टी जब चाहे एसबीआई से कैश ले सकती है, पार्टी जब चाहे एसबीआई से, यानी कि लेन देन अभी भी, ये समझिए, लेन देन अभी भी जो है वो एक तरीके से कैश में ही है, लेकिन बीच में एक संस्था आ गई है एसबीआई। क्योंकि एसबीआई जैसे आटा होता है ना, आटा से आप लोग रोटी बनाते हो, तो मम्मी क्या करती है? आटे से, छलनी से पहले आटे को छानती हैं, तो वो छलनी उसे प्यूरिफाई कर रही है। तो पहले पैसा क्या होता था? पहले ए डायरेक्ट पार्टी को दे देता था, ए डायरेक्ट पार्टी को। अब ए ने पार्टी को जो पैसा दिया है वो 1 नंबर का था, 2 नंबर का था, हमें क्या पता? 1 नंबर का था, 2 नंबर का था, हमें क्या पता? बात क्लियर है? लेकिन अब जो पैसा देगी, अब जो पैसा ए देगा वो एसबीआई के माध्यम से देगा, एसबीआई के माध्यम से देगा। तो एक तरीके से एसबीआई बीच में फिल्टर होने का काम कर रहा है, फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। एसबीआई के माध्यम से जाएगा, मतलब 1 नंबर का पैसा है, 1 नंबर का। बताओ समझ में आया? इलेक्टोरल बॉन्ड समझ में आया? ठीक है, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड कहां मिलते हैं? एसबीआई में मिलते हैं, याद रखना। क्लियर? अब एक शब्द इन चुनावों में आपने सुना होगा सर, जमानत जब्त। जमानत जब्त एक शब्द आपने सुना होगा, जमानत जब्त। मैं जब छोटा था, मैं अपनी बताऊं तो मेरे दिमाग में पता क्या चलती थी? अगर न्यूज़पेपर पढ़ता था उसमें लिखी आ जाती थी कि भैया विधानसभा में फलाने फलाने कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, या पंचायत के चुनाव में फलाने फलाने कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, या नगर पालिका के चुनाव में फलाने फलाने कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। खुशबू जी सर क्वेश्चन कैसे आएगा? इलेक्टोरल बॉन्ड कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? कौन सी बैंक थी बीच में फिल्टर? कौन सी बैंक थी? इलेक्टोरल बॉन्ड कब से आए? कौन सी सन लिखी थी मैंने अभी? 2017-18 तो लिखी थी। ठीक है, अब देखो जमानत जब्त। जब मैं छोटा था तो ये सोचता था कि जमानत जब्त का मतलब होता होगा कि भैया अब कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ पाएगा, अब कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप किसी चुनाव में, किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हो, आपने किसी भी चुनाव में, चाहे चुनाव हो लोकसभा का, चाहे चुनाव हो विधानसभा का, पंचायत का, नगर पालिका का, किसी का भी चुनाव हो, अगर आपने यहां पे पार्टिसिपेट किया, अगर आपने यहां पे पार्टिसिपेट किया, तो पार्टिसिपेट के नाते आपको कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ती है। पार्टिसिपेशन की कुछ ना कुछ फीस होती है, जिसको हम कहते हैं जमानत राशि, जिसको हम क्या कहते हैं? जमानत राशि कहते हैं। एक्चुअल में जमानत जब्त का मतलब होता है जमानत राशि का जब्त हो जाना। ये राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। ठीक, जब्त, इसे ही जमानत जब्त कहते हैं। जमानत जब्त का मतलब है जमानत राशि का, जमानत राशि का जब्त हो जाना। ऐसा नहीं है कि आप दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाओगे, ऐसा नहीं है कि आप दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाओगे, बिल्कुल लड़ सकते हो। लोकसभा में जमानत जब्त हुई है, दोबारा लड़ लो लोकसभा के चुनाव,
विधानसभा में जब्त हुई है, दोबारा लड़ लो विधानसभा के चुनाव। पंचायत या नगर पालिका में जब्त हुई है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा लड़ लो। लेकिन भैया जमानत जब्त हुई है मतलब जमानत राशि जब्त हुई है, जमानत राशि का जब्त हो जाना, जमानत राशि का जब्त होता है ना। और ये कब होता है, ये कब होता है सर, जितने भी वोट पड़े हैं, जितने भी वोट पड़े हैं उसका 1/6 प्राप्त ना करने पर। कुल पड़े वोटों का, कुल डाले गए वोटों का, कुल डाले गए, कुल डाले गए, ये हर चुनाव की कहानी बता रहा हूं आपको, कुल डाले गए वोटों का, वोट्स का मिनिमम 1/6, 1/6, 1/6 प्राप्त ना करने पर, प्राप्त ना करने पर, प्राप्त ना करने पर। ठीक है भाई, क्लियर। जैसे मान लो किसी विधानसभा में, किसी विधानसभा में 6 लाख वोट पड़े, कितने लाख वोट पड़े, 6 लाख वोट पड़े, 6 लाख वोट पड़े, ठीक। अब यहां पर 7-8 कैंडिडेट खड़े हो गए, 7-8 कैंडिडेट खड़े हो गए। तो भैया अगर किसी को भी इसका 1/6, 1/6 का मतलब हो गया 1 लाख वोट, 1/6 का मतलब यही तो हो गया 1 लाख वोट। सही कर रहा हूं मैं थोड़ी खराब है मेरी, है 1 लाख वोट। अगर किसी को मान लो ये 1 लाख वोट नहीं मिल पाए तो भैया उसकी जमानत होगी जब्त, उसकी जमानत होगी जब्त। ठीक है, ये अलग अलग चुनाव के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग चुनाव के लिए अलग अलग। जैसे विधानसभा के लिए शायद 15,000 है, लोकसभा के लिए शायद 25,000 है। ठीक है ना, किसी को विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो जमानत राशि जमा करेगा एज अ पार्टिसिपेंट 15,000। अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो जमानत राशि जमा करेगा 25,000। ठीक है, अगर सर इतने वोट मिल गए, इतने वोट मिल गए तो जमानत राशि वापस आ जाती है, भले ही आप चुनाव हार जाओ, भले ही आप चुनाव हार जाओ, ये इतने वोट मिल गए तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। विधानसभा के चुनाव में आपने 15,000 जमा किए थे, 1/6 वोट मिल चुके हैं, पैसे वापस। लोकसभा में 25,000 जमा किए थे, 1/6 वोट मिल चुके हैं, पैसे वापस। लेकिन अगर 1/6 नहीं मिले तो पैसे मर जाएंगे। सर आप कहेंगे 15,000 25,000 इनके लिए क्या बड़ी बात है, 15,000 25,000 इनके लिए क्या बड़ी बात है, मर गए मर जान दो। चुनाव में उससे ज्यादा लाखों का खर्चा करके बैठे हैं सर, चुनाव में तो लाखों का खर्चा करके बैठे हैं, 15,000 25,000 मर गए तो क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। आप इसके पीछे की जानकारी देखिए, जमानत जब्त होने का मतलब ये दिखा रहा है कि भैया आपको चुनाव में खड़ा ही नहीं होना चाहिए, आपको पब्लिक इतना भी पसंद नहीं करती कि आप खड़े होने लायक भी थे। पब्लिक आपको इतना भी पसंद नहीं कर रही है कि आप चुनाव में खड़े होने लायक भी थे, क्यों खड़े हो गए, क्यों खड़े हो गए। तो जमानत जब्त होने से थोड़ी सी जो पैसे मरे हैं उनको मत देखिए, ये देखिए कि पब्लिक आपको जरा भी पसंद नहीं करती थी, आप तो रेस में ही नहीं थे, आप खड़े ही क्यों हो गए, आप खड़े ही क्यों हो गए। ये होता है जमानत जब्त। बताएं बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए एक दो बातें और। अच्छा मुझे ये बताओ, चुनाव से कितने घंटे पहले, चुनाव से कितने घंटे पहले प्रचार बंद हो जाता है, चुनाव से कितने घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, चुनाव से कितने घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। अगर आपने ऐसा किया हो सकता है चुनाव आयोग आपका क्या कर दे, नॉमिनेशन रद्द कर दे। ठीक है, राष्ट्रपति में तो जमानत जब्त हो जाती होती नहीं है, अरे कैसी बात कर रहे हो, सब जगह होती है। ठीक है, चुनाव से कितने घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। राष्ट्रपति के चुनावों में 15,000 रुपए जमानत राशि होती है, पता है आपको अवश्य, 15,000। बताओ जल्दी से, चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, अगर फिर भी किसी ने चुनाव प्रचार किया तो हो सकता है चुनाव आयोग आपका नॉमिनेशन रद्द कर दे, आपको चुनाव लड़ने से बैन करवा दे। ठीक है, चुनाव से कितने घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, अगर फिर भी किसी ने कर दिया तो हो सकता है नॉमिनेशन रद्द करवा दे चुनाव आयोग, ऐसा भी हो सकता है। तो कितने घंटे, 48 घंटे, कितने घंटे, 48 घंटे, कितने घंटे याद रखना,
48 घंटे। ठीक, इसके अलावा एक और खास पॉइंट, एक केस है बच्चे जिसे हम कहते हैं लिली थॉम्सन, लिली थॉम्सन केस, लिली थॉम्सन केस, लिली थॉम्सन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ, लिली थॉम्सन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ, लिली थॉम्सन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ कह सकते हो हिंदी में। कब का है? तो 2013। और यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट का प्यारा सा डिसीजन आया था। क्या डिसीजन आया था? यहां सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया इसमें, इस कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला, क्या बोला कि 2 साल 2 वर्ष की सजा प्राप्त कर चुके, सजा मिलने पर कोई व्यक्ति अगले 6 साल तक कोई व्यक्ति, न्यूनतम और लगा देना बच्चे यहां पर, न्यूनतम, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? मिनिमम 2 वर्ष की सजा मिलने पर कोई व्यक्ति अगले 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता, अगले 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को आज सजा मिल रही है, ठीक है, और कम से कम कितने साल की मिल रही है? कम से कम कितने साल की मिल रही है सर? 2 साल की मिल रही है। तो वो समझ जाए कि अगले 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, अगर किसी को आज जज साहब ने सजा सुनाई है, और कम से कम कितने साल की सुनाई है आज? कम से कम 2 साल की, बाकी ज्यादा सुना दे, 3 सुना दे, 5 सुना दे, 7 सुना दे, 10 सुना दे, ठीक है ना? तो भैया 2 वर्ष की सजा हो गई है, तो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा, अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा, याद रखना। ठीक है, ये कौन सा केस था? लिली थॉम्सन वर्सेस भारत संघ, 2013 का ये केस है, 2013 का ही एक पॉइंट मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर कोई जिस पर कोई इल्जाम लगा है, जिस पर कोई ब्लेम लगा है किसी भी क्रिमिनल मामले का, और अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, अभी जज साहब का डिसीजन नहीं आया है, लेकिन जेल में बंद है, कस्टडी में है, तो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन मान लो चुनाव जीत गया, जेल में बंद है लेकिन चुनाव जीत गया, वो सोचे कि मौज हो गई, लेकिन जज साहब का डिसीजन आया कि हाँ भाई इसे 3 साल की सजा, 5 साल की सजा, 10 साल की सजा या 2 साल की सजा, तो 2 या 2 से ज्यादा साल की अगर सजा आ गई तो उसका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा, भले ही वो जीत गया हो। ये बताया था कल। सेम यही केस है लिली थॉम्सन कि अगले 6 साल तक वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा, अगले 6 साल तक वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है भाई, तो आज तो ये समाप्त नहीं हो पाया, कल हम इसे समाप्त करेंगे। और परेशान ना हो, कल मैं आपको भाग 16 जो कि बहुत छोटा है, भाग 16 जो कि बहुत छोटा है, विभिन्न वर्गों के लिए प्रावधान, SC ST या OBC या एंग्लो इंडियन, इनके लिए जो प्रोविजन है वो भाग 16 में दिए हुए हैं, उनकी बातें भी मैं आपसे कल कर दूंगा। ज्यादा आर्टिकल नहीं है, गिनती के 5-7 आर्टिकल हमें उसमें से याद करने हैं, तो उसको भी खत्म कर देंगे, परसों लगाएंगे मॉक। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, सभी से विदाई चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।